मैग्नीशियम बर्न हो रहा है तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। आपने पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिक्स कर दिया तो एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तुमने जिंक और HCl को रिएक्ट करा दिया तो नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा। हम लेड नाइट्रेट या किसी भी कंपाउंड को, जिंक फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। इन सब में सिमिलैरिटी है कि ये सब जो हैं केमिकल रिएक्शंस हैं। ये सिमिलैरिटी है इन सब के अंदर कि सारी की सारी आपस में केमिकली रिएक्ट करेंगे, उसके बाद में नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। लेकिन इन सब में एक डिफरेंस है कि सारी की सारी अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस हैं। अब कहोगे कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो रिएक्शन जो हुई है किस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, इसके बेसिस पे हम लोग केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई भी करते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन बेसिकली 4 टाइप की होती है बेसिकली, बाकी हम और भी बाइफरकेट कर सकते हैं। मेन जो है वो 4 टाइप की हो गई। पहली जो टाइप की रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम बता रहा है कंबाइन हो रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जनरल जो इक्वेशन आएगी दैट इज A प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है प्लस डी भी हो सकता है, इज गिविंग सिंगल प्रोडक्ट। तो इसका की टर्म क्या है, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट एक ही होगा हमेशा। जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसमें वाटर को ऐड कर दिया, क्या बना हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट जो है फॉर्म हुआ है। दूसरा, हमने H2 की रिएक्शन करा दी O2 के साथ में, क्या बन गया, H2O बन गया। अगेन इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाई, बिकॉज सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। हमने रिएक्शन करा दी, Mg की रिएक्शन कराई O2 के साथ में, मींस मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको हमने बर्न किया तो हमारे पास बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट बर्न्स विद अ डैज़लिंग लाइट। अब इन तीनों में या कॉपर को हमने बर्न किया तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो इन सब में कॉमन चीज क्या है, ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। ये चीज कॉमन आ रही है कि सारी इक्वेशंस में एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, इसलिए ये सारी रिएक्शंस जो हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ये इसका हटके है। दिस इज होल टॉइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इन सब में जो रीजन है इसका कि ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इज अ combination reaction, justified because magnesium and oxygen react with each other and form magnesium oxide। ये आंसर पूरा नहीं है, इसका कीवर्ड आंसर है single product is formed। magnesium and oxygen react with each other to form a single product। उसके बाद आप रिएक्शन लिखो। देखो रिएक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया, दोनों केसेस में आप रिएक्शन लिखो। थ्योरी से पढ़ना ज्यादा आसान हो जाता है रिएक्शन, तो टीचर इजीली मार्क्स देता है। दूसरा, ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरे टाइप की जो रिएक्शन होती है वो होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसके हमारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। डीकम्पोजिशन का अगर मैं मीनिंग देखूं तो डीकम्पोजिशन का मीनिंग होता है ब्रेक होना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक होना। तो यहाँ पर यही होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक होते हैं, मतलब जो कंपाउंड है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब कंपाउंड रिएक्टेंट जो होगा दैट वुड बी 1, और प्रोडक्ट जो हो सकते हैं वो 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओनली 1 रिएक्टेंट, इसको लिखोगे decomposes into its constituents। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, उसके कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल, अब ये डिकम्पोजिशन जो होता है ये 3 अलग अलग तरीके से हो सकता है। देखो जो ब्रेकेज हो रही है वो किस वजह से हो रही है। अगर वो ब्रेकेज होती है हीट की वजह से तो हम लोग उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन होता है ये किसकी वजह से है, हीट की वजह से। ये लिख लीजिए, ये लिख लो, डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट, तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। रिएक्शन है 2PbNO3 होल ट्वाइस। हमने इसको हीट किया। देखो केमिस्ट्री में हीट का जो सिंबल होता है दैट इज डेल्टा। आप डेल्टा बना रहे हो इक्वेशन के ऊपर तो इसका मतलब वो हीट हो रहा है, ठीक है। तुमने इसको हीट किया लेड नाइट्रेट को, जो कि व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा लेड ऑक्साइड में प्लस 4NO2 में प्लस ऑक्सीजन में। अब ये NO2 जो रिलीज हुआ है इसकी वजह से उसमें आएंगी ब्राउन फ्यूम्स। काफी बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, व्हाई ब्राउन फ्यूम्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके बाद में आप क्या नाम है उसकी इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन जो होती है, अगर आप फेरस सल्फेट को हीट करते हो 2FeSO4, इसको मैं हीट करता हूं तो क्या बनेगा, Fe2O3 बनेगा प्लस SO2 बनेगा प्लस SO3 बनेगा। ये 3 हमारे पास में जो है प्रोडक्ट हो गए। तो आपने इन दोनों इक्वेशन में देखा कि एक ही रिएक्टेंट है, उस एक रिएक्टेंट से तुमको 2 जो है प्रोडक्ट्स मिले हैं। अगर मैं कॉपर सल्फेट को हीट करूं तो देखो कॉपर सल्फेट की जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, 4CuSO4 मैं इसको हीट कर देता हूं तो हमको क्या क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड। अब इसका कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा, ठीक है। प्लस और क्या मिलेगा, SO4 है हमारे पास, SO4 से आपको SO2 और SO3 जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पर मिलेंगे क्योंकि 4 ऐसे हैं तो 2SO2 प्लस 2SO3। अब देखो 2 2 4 4 और 6 10 10 4 14 हो गए, हमारे पास 16 ऑक्सीजन आने चाहिए, यानी O2 जो है साथ में रिलीज होगी। तो ये तीनों जो है एग्जांपल है किसके, क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन की। इसके अलावा मैं इक्वेशन और लिख देता हूं थर्मल डिकम्पोजिशन की। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन को हीट करता हूं तो क्या होगा, हमारे पास मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हमने पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया 2KClO3, क्या है ये है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, 2KCl प्लस 3O2। ये भी आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का ही इक्वेशन होगी। कॉपर नाइट्रेट को हीट करो तो सिंपल लेड नाइट्रेट वाली इक्वेशन जाएगी, साथ बस हमें लेड को कॉपर से रिप्लेस करना, उसमें भी आपको जो है ब्राउन फ्यूम्स ऑब्जर्व होंगे। अगर मैं पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करता हूं तो ये है पोटेशियम नाइट्रेट, इसको हीट करो तो क्या मिलेगा, 2KNO2 प्लस O2 ऑक्सीजन। इसका नाम हो गया पोटेशियम नाइट्राइट। तो ये सारी की सारी इक्वेशन जो थी ये है थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें कि डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है हीट प्रोवाइड करने की वजह से। तो यानी जो थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शंस होती हैं दीज आर एंडोथर्मिक इन नेचर। आप लिख सकते हो थर्मल डिकम्पोजिशन। वैसे तो जनरली डिकम्पोजिशन की जो रिएक्शंस हैं
वो एंडोथर्मिक ही होती है, क्योंकि हीट हर जगह से मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराओगे तो भी हीट मिलेगी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर। दूसरा पार्ट जो है इसमें डिकम्पोजिशन में वो आता है कि अगर ये डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस हो रहा है ये हो रहा है हीट की वजह, उसकी वजह, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो उस केस में हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो लिसिस। अगर हम बाय डिकम्पोजिशन होता है किसकी वजह से, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। जैसे हमारे पास वाटर है, हमने वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो हमारे पास मिलेगा ट्वाइस ऑफ H2 यानी हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। अब जब इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसीजर होता है तो दो इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं, एक तो होता है कैथोड और एक होता है एनोड। ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पे डिपॉजिट होगा, वो डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होता है। हमेशा जो गैसेस हैं ये अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होती हैं। सेम अगर हम NaCl को इलेक्ट्रोलाइज करें तो क्या होगा, तो आपको सोडियम मेटल मिलेगा प्लस क्लोरीन गैस मिलेगी। क्लोरीन जो है नेगेटिवली चार्ज होती है, तो ये जाएगी आपकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, एनोड होता है। ठीक है, तीसरी जो टाइप ऑफ रिएक्शन है डिकम्पोजिशन में ही, वो है फोटोलिटिक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जो होता है ये किसकी वजह से होगा, ये डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन फोटो का मतलब है लाइट, ड्यू टू सनलाइट, लाइट की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है दैट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। सिल्वर क्लोराइड जो कि यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, इसको हम लोग डार्क कलर्ड की बोतल में स्टोर करके रखते हैं। रीजन यही है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोजिशन होता है 2Ag प्लस Cl2 में। अब इसका कलर जो है सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है व्हाइट, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे में। वेयरएज अगर हम क्लोरीन की बात करें तो कलरलेस गैस होती है। ठीक है, दूसरा टाइप है, अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड, अगेन फोटोग्राफी में ही यूज होता है, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, 2Ag प्लस Br2। अब जो ब्रोमीन है दैट इज गैस ऑफ रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, तो ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की टाइप्स हैं दोनों। तीसरा जो टाइप है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट को याद करने के लिए हमको याद करना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। देखो, रिएक्टिविटी सीरीज कहती है कि एक सीरीज है जिसमें कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है, जिसमें कि नीचे वाला जो एलिमेंट है दैट इज मोर रिएक्टिव देन द एलिमेंट which is at the top। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी प्लीज stop calling me a zebra instead
ट्राई लर्निंग, मैं उल्टा लिखा हाउ, इसके बाद हम यहां से चलेंगे, ठीक है। हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन टिन लेड हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर और गोल्ड, और इसी के बाद में आएगा प्लैटिनम। तो ये एक सीरीज है जिस जो बताता है कि जो ऊपर वाला एलिमेंट है दैट इज मोर रिएक्टिव देन द एलिमेंट व्हिच इज प्लेस्ड एट द बॉटम। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो देखिए कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव होगा आयरन से या जिंक से। इसी के बेस पे जो रिएक्शंस हैं, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें कि एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन ये जरूरी है कि जो एलिमेंट अकेला है वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। देखो ये इसकी इक्वेशन बताता हूं मैं। इसकी जो जनरल इक्वेशन है होती है, जनरल इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है कि आपका A प्लस BC है तो ये बना देगा AB प्लस C। इसमें C को डिस्प्लेस कर दिया और C को सेपरेट आउट कर दिया। तो ज्यादा जरूरी क्या है कि ये जो सिंगल एलिमेंट है हमारे पास ये रिएक्टिव होना चाहिए। देखो अगर मैं कॉपर के कुछ सिक्के सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप कर देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन बन गया, तो क्या होगा। अभी कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज देखो तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, ये इसको हटा देगा, क्या फॉर्म कर देगा, कॉपर नाइट्रेट फॉर्म करेगा प्लस सिल्वर को सेपरेट आउट कर देगा। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। ये वाला रिएक्शन तो हम लोगों ने सबने किया होगा, तुम लोगों ने देखो CuSO4 में अगर आप Fe को डालो तो Fe क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ये इसको हटा देता है। रिएक्शन तभी हो पाएगी जब आपका जो एलिमेंट दिया हुआ है दैट इज मोर रिएक्टिव देन द एलिमेंट जो कि कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। यानी ये देखो अगर Fe ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। ऑन द अदर हैंड अगर मैं लूं कि मैंने FeSO4 ले लिया, उसमें कुछ कॉपर की टर्निंग्स डाल दी, अब बताओ क्या होगा। अब कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है आयरन को, तो इसको नहीं हटा पाएगा, इस केस में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मैंने जिंक को ऐड किया फेरस सल्फेट में, अब देखो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको यहाँ से डिस्प्लेस करेगा और बना देगा ZnSO4 प्लस Fe। लेकिन अगर मैं जिंक सल्फेट ले लेता और उसके अंदर आयरन डालता तो क्या कुछ रिएक्शन हो पाती, तो उस केस में हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन डिस्प्लेस करेगा उसके लिए जरूरी है कि एलिमेंट एकदम रिएक्टिविटी की केस में ज्यादा होना चाहिए दूसरे वाले एलिमेंट्स जो कंपाउंड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शंस थी। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल उसकी जैसी ही है, बस एक फर्क है, इसकी जो रिएक्शन इक्वेशन होती है वो होती है AB प्लस CD बताओ इसमें और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क था। उसमें एक एलिमेंट था, एक कंपाउंड था, यहाँ हमारे पास दोनों कंपाउंड है, तो मतलब दोनों कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे को रिएक्ट करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, और जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट के केस में प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अब यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है,
हमेशा, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस नहीं होता, क्योंकि एक ही कंपाउंड होता है, दूसरा तो हमारा एलिमेंट होता है। हमने लास्ट ईयर किया होगा, बेरियम क्लोराइड से हमने सोडियम सल्फेट को रिएक्ट करा दिया था। अब सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है सारे एलिमेंट्स में, पोटेशियम के बाद नंबर आता है उसका, तो इस बेरियम को यहाँ से हटा देगा और क्या फॉर्म करेगा, 2NaCl, जो इसका एक सॉल्यूशन बनेगा, प्लस बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट जो है एक वाइट पीपीटी है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हो गई, अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, तो मेरे पास बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl। अब ये AgCl जो है अगेन एक प्रेसिपिटेट है, तो ये इसका जो कलर होता है दैट इज वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। तुमको मैं कॉपर सल्फेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दूं, तो यहाँ पे जो है ये कॉपर NH4 प्लस को हटा देता, बिकॉज दिस इज अ कंपाउंड, ठीक है। तो ये बना देता है CuOH होल ट्वाइस, जो कि अगेन एक प्रेसिपिटेट है, ब्लूइश कलर का, ब्लूइश व्हाइट कलर का होता है, प्लस अमोनियम सल्फेट। तो इन तीनों रिएक्शंस में हमने क्या देखा कि हमेशा जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट के ही अंडर में आएंगी। अगर मैं कॉपर सल्फेट में हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करता हूं, तो हमारे पास बनेगा कॉपर सल्फाइड, जो कि प्रेसिपिटेट है किस कलर का, ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है, देखो डाउनवर्ड एरो जिसमें लगा हुआ है दैट इज ब्लैक प्रेसिपिटेट, प्लस H2SO4। और रिएक्शन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, लैब में इजीली अवेलेबल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपने HCl की रिएक्शन कराई, तो इस केस में NaCl बनेगा, ये प्लस वाटर बनेगा, लेकिन इस केस में प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है। मैंने कहा था कि जनरली जो केसेस होते हैं उनमें प्रेसिपिटेट बनता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हुआ है। तुम्हारी इक्वेशन उसमें क्या नाम है, NCERT में दे रखी इक्वेशन, पोटेशियम आयोडाइड की अगर हम लेड नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, तो हमारा KNO3 पोटेशियम बनता है। देखो लेड जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो गया, पोटेशियम जो हो गया रिएक्टिव होता है, तो के उसको डिस्प्लेस कर देगा, KNO3 बना देगा। लेड और आयोडीन फिर रिएक्ट करेंगे, बनाते हैं PbI2। दिस इज अगेन अ प्रेसिपिटेट, इसका कलर जो है दैट इज येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये थी टाइप ऑफ रिएक्शन, जो अलग अलग टाइप की हम लोग रिएक्शन करते हैं, क्लासिफिकेशन जो करते हैं वो इन मेजर टाइप्स में होता है। इसके अलावा भी कुछ रिएक्शंस होती हैं, वो है, एक तो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, ये तो लिख लो इसको, हीट एब्जॉर्ब। जनरली जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो सारी एंडोथर्मिक होती हैं। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया था तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बना था, हम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना था, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन थी। जहां पर भी हीट जो है एब्जॉर्ब की जाएगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जो होती है वो जिसमें हीट रिलीज की जाती है, जैसे कि हमारी जब रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में C6H12O6 जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो ये बना देता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी भी जो है ये रिलीज करता है। इस वजह से जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हम जब कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करेंगे तो हमारे पास
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही, अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पता किया था। साथ में इसमें हीट रिलीज होती है, बबल्स जो है वो फॉर्म होते हैं, तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आएगा। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को हम लोग एंडोथर्मिक में ले सकते हैं, बिकॉज उसमें हीट जो है चाहिए होती है, वो जो कंबशन का जो प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन जो होता है या तो आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे हमने मैग्नीशियम को जलाया, क्या बन गया, MgO बन गया, या अगर कॉपर को हीट किया तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। बेसिकली कंपेयर करते हैं रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट कि इसमें ऑक्सीजन ऐड अप हो गई है तो वो ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन ऑन द अदर हैंड इसका जस्ट अपोजिट होता है, अगर हाइड्रोजन ऐड किया गया है या ऑक्सीजन हटाया गया है तो हम लोग उसको रिडक्शन बोलते हैं। इसके अलावा एक और होती है रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, यानी एक साथ होते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा आपका रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे मैंने कॉपर ऑक्साइड से पे हाइड्रोजन पास कराया, क्या बन गया मेरे पास, कॉपर बन गया प्लस वाटर बन गया। अब यहाँ पर देखो कंपेयर करो, कॉपर ऑक्साइड था, हमें क्या बन गया, कॉपर मिल गया, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन, ठीक है। और हाइड्रोजन से क्या बना है, हाइड्रोजन से बना है हमारे पास वाटर, तो ये हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन, ये हो गया रिडक्शन। इसके अलावा हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी निकालते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी जिसने ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया, किसने प्रोवाइड कराया, कॉपर ऑक्साइड ने, तो हम लोग लिखेंगे कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ये लिख लेना। सब्सटेंस दैट प्रोवाइड ऑक्सीजन, कौन क्या है वो, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट। अब आ जाओ कोरोजन। कोरोजन जो होता है बेसिकली दो किसी भी एलिमेंट की रिएक्शन दूसरों के साथ में और वो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है, बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि कॉपर जो है उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ गई है, तो क्योंकि कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर से रिएक्ट कराया, उसने क्या बना दिया, कॉपर कार्बोनेट प्लस डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाया है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसकी वजह से कैसी लेयर फॉर्म हो जाती है, इसकी वजह से लेयर फॉर्म हो जाती है ग्रीन लेयर। तो ग्रीन कोटिंग क्यों आती है कार्बन उसके कॉपर के ऊपर कुछ टाइम बाद, क्योंकि बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो है फॉर्म हो जाता है। दूसरा
आयरन रिएक्ट कर गया एयर के साथ में प्लस मॉइस्चर के साथ में, क्या बनाया उसने, Fe2O3 डॉट XH2O, क्योंकि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स हैं इनका नंबर फिक्स नहीं है रस्ट में, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और इसको बचाने के लिए अब जो आर्टिकल है उसके ऊपर पेंट किया जाता है, ग्रीजिंग की जाती है, या उसको जिंक से जो है कवर अप किया जाता है। दैट प्रोसेस नोन एज गैल्वेनाइजेशन। और जब ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस खाने की चीजों में होता है, यानी फूड कंटेनिंग फैट कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से बचाने के लिए ही जो चिप्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिसकी वजह से चिप्स का जो वॉल्यूम होता है, चिप्स का क्वांटिटी कम है, एयर की वॉल्यूम ज्यादा है। तो ये थे टाइप ऑफ रिएक्शंस जो आप लोगों ने इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा उसमें इक्वेशन बैलेंस करना सीखेंगे हम लोग। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।